अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम सिद्दीकी साहब, सियासतदानों का तो यू टर्न लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लग ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासत भी अब एक यू टर्न ले रही है। कहाँ इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, ये जाली पार्लियामेंट है, जाली मैंडेट है, और इस पार्लियामेंट में जाने का मतलब ये है कि करप्ट जो टोला है उसके साथ बैठना ये मुझे गवारा नहीं है। और कहाँ अब वो भागते फिर रहे हैं, कभी स्पीकर असेंबली के पास, जी हमारे इस्तीफे वापस करें, हम वापस आना चाहते हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के से भी मुलाकात के लिए चले गए, जी आपके कहने पे तो हम वापस गए थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बज़ाहिर इमरान खान इतने मगरूर और इतने घमंडी हो गए कि जब उनको पहले कहा जा रहा था कि आप वापस आएँ कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील ना करें, तो उस वक्त वो नहीं मान रहे थे। अब पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी, और अब कह रहे हैं कि अब हम आ गए हैं जी, अब हमें वापस कौमी असम्बली में लें। तो ये तो नहीं हो सकता ना, मेरे इस्तीफे मेरी मर्जी। फिर ये इस्तीफे अब मर्जी जो है स्पीकर की। वो स्पीकर की होगी। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में ये सियासत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, और इमरान खान जो है आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से फारग होते जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का भी इजलास था, उनसे भी इन्होंने अपील कर रखी थी कल कि जी हमारे जो 43 इस्तीफे आए उनको कबूल ना किए जाएं। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि आज भी सुबह स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जो बाकी मानदा पीटीआई के कौमी असम्बली में लोग थे उनका भी सफाया हो गया, उनके भी इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। मतलब अब 124 के 124 सब कंप्लीट हो फारग गए। हो गए हैं, बशमूल शेख रशीद के, वो जो अकलौती उनकी सीट है जो पीटीआई में नहीं है, उनके भी सब मंजूर हो गए इस्तीफे। अब ना तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में है और ना वो कहीं और है, सिर्फ सेनेट में अभी है। देखे वहाँ पे वो कब इस्तीफे देते हैं, मगर वहाँ से शायद इतने जल्दी इस्तीफे देने वाली नहीं है। बहरहाल दरबदर लग रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते हैं, कभी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें वापस लें। तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान इतने मासूम हैं? क्योंकि उनको जब वापस आने का कहा गया था उस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तो तहलील नहीं थी। बिल्कुल। देखिए अपना मतीउल्लाह जान साहब, इमरान खान साहब ने की जो पॉलिटिक्स है, प्रोजेक्ट इमरान जो है वो 3.5 पौने 4 साल रहा। फिर उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई, आप देखेंगे उसमें उन्होंने क्या बयानिया बनाया था। अब वो बयानिया जो अमरीकी साजिश से शुरू हुआ था वो मोहसिन नकवी पे ख़त्म हुआ जी। अब आप ये देखिए कि इस 10 माह के अरसे के दौरान इमरान खान साहब ने जो जो असेंबली से बाहर जाके डिमांड्स की हैं, उनकी कोई एक डिमांड पूरी नहीं हुई। इलेक्शन उसके फौरी बाद वो करवा रहे थे कि जी जनरल इलेक्शन करवाया जाए, जिसके लिए लॉन्ग मार्च, 2 लॉन्ग मार्च किए उन्होंने। उन 2 लॉन्ग मार्च के नतीजे में भी वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके हैं कि जिससे हुकूमत परेशान हो। फिर उसके बाद देखेंगे आपके इन्होंने जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया था तो पहले से ही मुखालफत शुरू कर, याद है आपको, तगड़ा और इस तरह का हो जो इनकी करप्शन ना करे और ये ना करे वो ना करे। उस पर भी जो है वो हरी झंडी जो है वो लाल झंडी इनको दिखा दी गई। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और केपी वो अपना पंजाब असेंबली जो है उसको तोड़ने के हवाले से जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, इन्होंने कहा मैं उधर भी जाके तोड़ दूंगा। हालांकि लोग समझाते रहे, इवन ऑपोजिशन जो कि इन सूबों के अंदर थी, उन्होंने कहा कि भाईजान ना असेंबली तोड़ें। चीफ जस्टिस भी इन्हें कहते रहे, उमरता बंदयाल साहब ने तो मैं ही पिछले साल मई के अंदर कहा था, जब नैब तरमीम का केस शुरू हुआ था, तो उसके बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे याद है, सामने बैठे हुए थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग असेंबली में जाएं और असेंबली में क्यों वापस नहीं जाते, वहां पे आप जाके अपना जमहूरी किरदार जो वो उसको अदा करें। फिर उसके बाद जो बाजवा साहब के साथ ईवान सदर के अंदर मुलाकात हुई थी, बाजवा साहब ने भी उनको यही मशवरा दिया था कि आइन और कानून के मुताबिक होगा जो कुछ होगा, आप जाएं असेंबली में और असेंबली में अपना किरदार अदा करें। लेकिन वो असेंबलियों में जाने के बजाय जो आवाम ने मुंतखब की थी असेंबलियाँ, गो के इसके ऊपर एतराज़ात हैं कि आरटीएस की पैदावार थी, ये प्रोजेक्ट इमरान था, सिलेक्टेड थे, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद आपको चाहिए था कि आप मुल्क के लिए चलें। आप इलेक्शन जो है वो 6 माह में नहीं तो 1 साल के अंदर हो जाएंगे। इलेक्शन तो होने हैं, जैसे कि आप खुद क्लेम करते हैं, उसके बाद तो हमने जीतना है।
अब आप यही देखिए कि जब भी मतीउल्लाह जान, एक और चीज भी है, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स है। जब पहले आईएमएफ के साथ आपके माशी हालात जो हैं वो आप एक तो छोड़ के इस तरह के गए, और फिर जब भी आईएमएफ के साथ मईशत को की पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त आपके जो शौकत तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सूबे की 2 हुकूमतों की सूबों के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर कि आईएमएफ की हम शराइत नहीं मानेंगे और ये खत लिख दे और फलाना कर। मतलब आप हर मर्तबा जहां पाकिस्तान को किसी मसले से निकलने की जरूरत होती है, आप एक डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स में वो असम्बलियां तोड़ी हैं, ये भी ऐसे मौके पे कि जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन। बट एनीवे, अब सवाल ये है कि इनके इस्तीफों का क्या होगा। क्या पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख भी अभी नहीं आई, खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन का कुछ पता नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था। कयूम, हमें इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से आपकी साथी और सीनियर जर्नलिस्ट नौशीन यूसुफ ने ज्वाइन किया है। नौशीन, आज का इजलास कोई बड़ा अजीब था, कुछ मालूमात सामने नहीं आई। क्या पीटीआई के इस्तीफों के ऊपर भी बात हुई? क्या पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, या फिर जो कौमी असम्बली से पीटीआई का सफाया हो गया है, तो वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ फैसले हुए? आपके पास मालूमात क्या? बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना 2-3 अहम टास्क आ गए हैं। एक तो ना सिर्फ पहली दफा रिसेंट हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि अलग दिनों में, बल्कि पाकिस्तान में शायद पहली दफा हो रहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग होंगे। 2 सूबों में इंतखाबों ने 90 डेज का उसके लिए उनके पास टाइम है, तो उन्होंने वो इंतखाबात कराने हैं अप्रैल में, और अप्रैल के मिड तक उन्हें वो इलेक्शन कराने 90 डेज पूरे हो जाएंगे। अब उसके लिए ये है कि वो गवर्नर से उन्होंने कहा है कि गवर्नर से तारीख देनी होती है, जिसके बाद अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल तय करता है। तो अब वो गवर्नर से उन्होंने कहा है कि आप हमें इलेक्शन डेट दें, क्योंकि इलेक्शन डेट गवर्नर से देनी है। दूसरी तरफ उससे पहले जो उससे बड़ा जो टास्क इलेक्शन कमीशन के सर आ गया है वो है ये जो इमरान खान के इस्तीफों से खाली होने वाली नशिस्तें हैं, इनके ऊपर कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें जो जिम्नी खाली हुई हैं, उन सब के ऊपर जिम्नी इलेक्शन होना है। वो उसके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, और इसके अलावा वो 60 डेज के अंदर कराना है, यानी कि वो मार्च में कराना है इन लोगों को। तो ये पहली दफा हो रहा है कि इतनी बड़ी पैमाने पर। फिर जिस तरह की कंट्रोवर्सी है कि इमरान खान पहले भी आपको पता है 7 सीटों से इलेक्शन में, इस वक्त 7 सीटों से वो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, 7 सीटें उनके पास है, जिनमें से वो 1 रख सकते हैं, बाकी उनको छोड़नी है। फिर ये सारी सीटें भी आ गई हैं, तो जिमनी इलेक्शन के ऊपर एक अलग अखराजात, एक और बड़ा बर्डन आने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के भी तमाम तरह वो कह तो रहे हैं कि वो फुली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन आपको पता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा दरकार होते हैं जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करने हैं। तो ये सारी चीजें भी अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये भी ऊपर से ईसीपी में 2-3 अहम केसेस भी इमरान खान के चल रहे हैं, जैसे कि तौहीन अदालत वाले। आज भी वो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले केस में नहीं पेश हुए थे, और उन्होंने 512 के तहत हिंट दिया कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हम आगाज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अभी तक सितंबर से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन में कोई प्रोसीडिंग्स भी इस पे शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे मैं आपको ये याद कराना चाहूंगा कि इमरान खान और पीटीआई की पॉलिसी कोई बड़ी अजीब सी है। एक तरफ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जामात की बौछार कर रहे होते हैं, और अगले रोज आके मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो कबूल न करें। तो ये बड़ा ही तजाद नहीं है इनकी पॉलिसी के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आप देखें, कल उन्होंने आके कहा है कि डी नोटिफाई नहीं किया है अराकीन को। आप देखें कि अभी तक इलेक्शन कमीशन में आ तो गया है कौमी असम्बली से, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया उन सारे मेंबरान को जिनके कल 43 जिनके कल इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए हैं। क्योंकि वो कल उन्होंने आके चीफ साहब से बात की और उन्होंने कहा है कि हमें हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। तो अभी देखें आप, पिछली दफा तो आपने दोनों दफा देखा था कि फौरी तौर पे जैसी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आए थे इस्तीफे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको फौरी मंजूर कर लिया था। लेकिन आज इस रात के बाद से हम वही वेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तो लग नहीं रहा कि वो इन इस्तीफों को किसी के हवाले से कोई डी नोटिफाई करने जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कह देती, क्योंकि बात से तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन को क्योंकि स्पीकर दे चुका है और उन्होंने कहा है कि आप इन इस्तीफों को मंजूर कर लें, जो कि पीटीआई की पहले खुद ही डिमांड होती थी। आपको अच्छा, आप क्विकली ये बता दें कि आपको लग रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख जल्द आने वाली है, और ये कब तक हो सकते हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाबंद है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन कराने में तो हुकूमतों ने जरूर तंग किया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिए हैं ज्यादातर जगहों पे।
सिंध में भी करा दिया, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी, पंजाब तंग कर रहे। अच्छा, पंजाब की भी बल्दियाती इलेक्शन ड्यू हैं अप्रैल के अंदर। तो अब जो कौमी सूबाई असेंबलियां जो खाली हुई हैं, इनके 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। तो ये भी ड्यू है 13, 14, 15, 16, 17 अप्रैल के दौरान, मतलब रमजान हो शायद। 90 डेज उसी टाइम पे पूरे हो रहे हैं और उस पर अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है। कोई उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्शन ना करे। उन्होंने ये इलेक्शन करवाने जिसके लिए आज उन्होंने गवर्नर से तारीख आप ये नशीन, आप ये कह रही हैं कि गवर्नर से इसलिए तारीख मांगी जा रही है ताकि फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात जो होने वो कब हों? नहीं, इलेक्शन कमीशन इसलिए तारीख मांग रहे हैं क्योंकि 90 डेज के अंदर उन्होंने इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना होता है। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली शेड्यूल देना होगा ना, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना। उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो परेशान है जिसकी वजह से मेनली वो जो 60 डेज के अंदर यानी मार्च में उन्होंने जिमनी इलेक्शन कराना है, जो बहुत बड़ी तादाद में कौमी असेंबली के नशिस्तों पे, और यही खर्चा है कि इमरान खान एक बार फिर खड़े होंगे और फिर वो अपनी सारी सीटें जो जीत गए वो उसको छोड़ देंगे। तो ये अखराजात होंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टंट है। कयूम क्विकली, बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, आपने हमें अपडेट किया। कयूम क्विकली ये देखें कि इमरान खान बज़ाहिर सिस्टम से मजाक कर रहे हैं और सिस्टम ने उनकी पार्टी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इमरान खान भी आपको लगता है कि सियासत से आउट होने वाले हैं, पार्टी सिस्टम से बाहर हैं और खान साहब सियासत से बाहर जाते नजर आ रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? आपको देखिए, मैं वही बता रहा था ना, मतलब हमारा जो इनका जो अब तक का है, आप ये देखें कि वो किसी भी एक मामले के ऊपर अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे, पब्लिक प्रेशर इतना ले जाएं या इतनी वो कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब भी जो नौशीन बता रही हैं उसमें बल्दियाती भी हैं, नेशनल असम्बली के भी हैं, कौमी असम्बली के, अपना प्रोविंशियल असम्बली के भी हैं। तो ये सारे जब इतनी सारी चीज़ें खाली होती चली जा रही हैं तो वही आइन की एक दफ़ा है ना, जिसमें अगर मुकर्रर वक्त पे काम ना हो सके तो अगर वो उसमें कुछ ताख़ीर हो जाए तो वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो इसी तरह से अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाते हैं और इलेक्शन गवर्नमेंट कहती है कि जी ये ऐसा नहीं है, अभी ये रिसोर्सेज नहीं है, तो एक मरतबा हो और कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम इकट्ठे एक मरतबा जनरल इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो जाए, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। अच्छा, मुझे इस बात पे हैरत है कि इमरान खान अच्छी तरह ये जानते हैं कि इलेक्शन 2-3 महीने पहले हों या 2-3 महीने बाद अक्टूबर में हो, उनकी सियासी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है दबाव की, प्रेशर की, ब्लैकमेलिंग की, उससे मुल्क और रियासत को फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। क्योंकि IMF भी डील नहीं करना चाह रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पंजाब असम्बलियाँ तहलील हैं, खैबर पख्तूनख्वा तहलील हैं, और IMF जो है वो अपना प्रेशर, वो भी इमरान खान बनी हुई है। IMF भी हमारे लिए इमरान खान बनी हुई है, उसने देख रही है कि मुल्क में IMF के साथ आपकी इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या किया था, उन शराइत को तोड़ा, उन शराइत के बहाल करते हुए वजह से आज ये सब भुगत रहे हैं। अभी भी जो आज नेगोशिएशंस हो रहे थे और उसमें था कि शायद इसमें कुछ जो है अब हुकूमत मान चुकी है, बिजली, गैस, पानी की। चलें इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं कयूम, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं कयूम सिद्दीकी, मगर उसके बाद हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा भी मौजूद होंगे। उनसे हम कुछ बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान के निकाह के हवाले से सबसे पहले दी थी। साफ़ी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम सिद्दीकी साहब, इमरान खान के ऊपर तो बात हुई, मगर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कुछ ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे ये लगता है कि ये भी कोई कम यू टर्न नहीं ले रही। यू टर्न अब तो शाखाना वाला मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि जनाब हम तो वो मालूमात नहीं दे सकते, ये खुफिया हैं, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात जो हैं हमारे ख़राब होते हैं। और यही शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसने इमरान खान के मुतालिक जितनी भी मालूमात थी तोशाखाना की वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखी, पब्लिक भी की, प्रोग्राम्स भी हैं उसके ऊपर। मगर आज काबीना के इजलास में यह तय हुआ है कि तोशाखाना के हवाले से तमाम मालूमात पब्लिक की जाएंगी और जो भी तोशाखाना से जो तहाइफ कोई ख़रीदेगा तो वो 100% जो मार्केट की असल वैल्यू है उसके ऊपर वो ख़रीदेगा। तो ये तहाइफ तो बाजार बड़े महंगे पड़ेंगे और मगर फिर ये आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ हुकूमत भी इस मामले में बड़ी डगमगाती रही है? नहीं, जाहिर है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। पहले जो था पुरानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ उन्होंने पहले से अदालतों में लिया हुआ था, उसमें शायद कोई लीगल मजबूरी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बेहतर चीज़ है कि जो है ये तमाम तहाइफ जो भी मिलेंगे
वो पब्लिक किए जाए। मतीउल्लाह जान साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मिसाल मौजूद है कि वो इन तहाइफ को नीलाम करते हैं और नीलाम करके उसकी जो रकम है वो किसी बच्चियों की तालीम के ऊपर जो है उसको खर्च किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये शिक भी निकालनी चाहिए कि जनाब चाहे 100% रकम दे के वो रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी ख़त्म कर देना चाहिए। और ये होना चाहिए कि जब चाहें इसके 1 साल के बाद जितने तहाइफ आए वो उसको फ़रोख्त करें, उसमें जिसके नाम पे आया वो भी उस नीलामी के अंदर हिस्सा ले और जो भी कीमत आती है मार्केट प्राइस के मुताबिक फिर उसके बाद जो है वो ले जाए और वो जो रकम है वो किसी रिफाई काम के ऊपर खर्च की जाए। तो ये किस्सा ही ख़त्म होना चाहिए ताकि बिल्कुल जो है वो वहाँ से तोहफों। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को ही इतने कीमती तहफ़ क्यों मिलते हैं यार? वैसे दूसरों को भी मिलते होंगे मगर ये जारी बात है, और सिर्फ हुक्मरानों को नहीं मिलते, बाकी इदारों का तो हमें पता भी नहीं होता, बाकी इदारों का तो हमें पता ही नहीं। तो आप हुक्मरानों की फहरिस्त से खारिज कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और आप जो है हुक्मरानों की फहरिस्त से उन्हें खारिज कर रहे हैं। नहीं तो खारिज तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी मालूमात तो है ही नहीं है ना। बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज की होनी जितने चाहिए। जो हमारे इदारे हैं, चाहे अस्करी इदारे हैं चाहे सिविलियन इदारे हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनको तहफ़ जो मिलते हैं क्या वो उनकी जात की वजह से उनको मिलते हैं? तो क्या उनकी भी मालूमात भी सामने आनी चाहिए। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये तोशाखाना किसको कहती है, और अब अगर ये पॉलिसी उसने बनाई ली है तो क्या ये पॉलिसी वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रात तक इसका इतलाक़ होगा, या फिर जो पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं उनके सरबराहान जो बाहर जाते हैं तहफ़ लेते हैं उनके ऊपर भी इसका? वो तो इसकी डिटेल्स आएंगी तो पता लगेगा। इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर लाके, बिल्कुल इसके ऊपर। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि आप महज एक रूल्स जो है वो उनको अमेंड कर दें और ये कर दें। इस पर लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जाती है? पार्लियामेंट के अंदर लाके इसको डिबेट किया जाए और एक पब्लिक डिबेट हो और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो भी फैसला होता है हो। अब देखें हमारी अदालतों ने तो शाखाना के हवाले से अभी तक जो इमरान खान के महाज पे जो पेशरफ्त की है, क्या अब अदालतें जो हैं अब शहबाज शरीफ की इस पॉलिसी के ऊपर वो कितना इत्मीनान का इजहार करती हैं? एक और अहम मसला कयूम सदीकी साहब, इमरान खान ने हमेशा रियासत मदीना की बात की है और हमेशा इस्लामिक टच भी दिया है, हमने वो वीडियोस भी देखी होंगी। बिल्कुल। मगर जब मामला टेरियन वाइट का आता है, उनकी मुबैना बेटी का, तो उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। बल्कि इमरान खान तो यहाँ तक कहते हैं, वो जो ऑडियो लीक्स जब उनके सामने आई थी मशहूर ज़माना, तो उन्होंने कहा था कि ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। मगर अब एक और जो खबर उनके सामने आ रही है, और वो भी हमारे दोस्त सहाफ़ी उमर चीमा जो थे सीनियर जर्नलिस्ट, उनके सबसे पहले उन्होंने ये ब्रेक की थी कि एक निकाह हुआ और फिर उसके बाद इमरान खान ने एक दूसरी निकाह की तकरीब भी रखी थी। अब उसका पस मंज़र कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुफ्ती सईद ने एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, जिसमें उन्होंने ये तस्दीक किया, इंकशाफ किया है जो पहला निकाह था वो फासिक था, क्योंकि वो इद्दत की मुद्दत के अंदर हुआ था और फिर इस वजह से उनको दोबारा ये निकाह कराना पड़ा। मगर उमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले इन 2 तकरीबात की खबर दी थी। उमर चीमा साहब, जब आपने ये खबर दी थी तो उससे तासुर तो सिर्फ ये मिल रहा था कि एक निकाह हुआ है जिसको इमरान खान साहब खुफिया रखना चाह रहे हैं, मगर उस वक्त ये चीज़ सामने इस तरीके से नहीं आई थी कि मामला जो है वो इद्दत की मुद्दत में निकाह का है और सिर्फ एक निकाह का नहीं है। तो आपको क्या ये मालूमात थी उस वक्त भी, यही तनाज़ा था इद्दत का उस वक्त भी? बल्कि मुझे याद है उमर चीमा साहब, आपकी स्टोरी ये भी थी कि वो 1 माह बाद निकाह किया गया, वही कपड़े, वही मेहमान, वही सारा कुछ बुलवाया गया था, लेकिन आज तो उकदा ही कुछ और खुल गया। जी उमर साहब। अच्छा, एक तो ये है कि ये जिस निकाह की आप बात कर रहे हैं, अगर इससे पिछले निकाह की भी बात की जाए जो रिहाम खान के साथ हुआ था, वो भी 2 दफा हुआ था। अच्छा। और ये मुफ्ती साहब ने ही कराया था, एक जो खुफिया वाला था और एक जो कैमरों की मौजूदगी में हुआ था। अच्छा। मुफ्ती साहब ने कराया था, तो यानी एक्शन रिप्ले होते रहे। हाँ, रिप्ले होते रहे। मुझे अब एग्जैक्टली आइडिया कि ये जो दूसरे वाला इन्होंने निकाह किया वो फोटो सेशन था या कि क्योंकि मसला ये हुआ कि जब खान साहब ने 1 जनवरी 2018 को निकाह किया और हमने उसकी खबर ब्रेक की, तो वो इस बात से इनकारी थे कि ये बात दुरुस्त है। वो कह रहे थे कि
असल में एक तो उनका 24 घंटे को जवाब ही नहीं आया, और जब जवाब आया तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हमने रिश्ता भेजा है। तो फिर जो है उन्होंने दोबारा आगे 18 फरवरी को जाके एक तस्वीर रिलीज की थी कि अब निकाह हुआ है। तो उसमें एक बात तो ये थी कि चूंकि पहली बात से वो इनकारी थे, तो उन्हें कोई ना कोई एक सारी स्टेज तो सेट करनी थी कि नहीं जी ये फलाम वाला असली। तो अब जो मुफ्ती साहब का बयान आया है वो इद्दत के हवाले से आया है। तो इद्दत के अब मुझे ये नहीं आइडिया कि जो उधर निकाह की जो अंदराज हुआ है वो क्या है, कि वो उसमें डेट कौन सी मेंशन है, क्या वो 1 जनवरी 2018 की मेंशन है या कि वो जो आगे फरवरी 2018 को निकाह हुआ था उसकी डेट का इंदराज हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वाला निकाहनामा भी रजिस्टर में मौजूद होगा और दूसरा भी मौजूद होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा लिखवाया है, क्योंकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये था कि जो निकाहनामा की बाकी जो मालूमात उसमें चाहिए थी वो सारी उसमें उनका इंदराज हो चुका था, लेकिन तारीख जो है ना, तारीख को अनडेटेड छोड़ दिया गया था। जो तारीख वाला हिस्सा है उधर तारीख नहीं डाली गई थी। अब यह है कि इन्होंने जो निकाहनामा किसी जगह यूनियन काउंसिल या किसी जगह पे जो दर्ज कराया है या सबमिट कराया है, उधर क्या उन्होंने 18 की डेट दी हुई है या कौन सी दी हुई है। अब यह है कि एक तो ये उनका मौकफ आएगा कि 18 को हुआ है। अब जो मुफ्ती साहब हैं उनसे ज्यादा मोतबर गवाही कौन हो सकती है कि जो बंदा दोनों टाइम पर मौजूद था। तो जो उनका पॉइंट है कि वो बेशक रीप्ले था या रिहर्सल थी या जो भी था, लेकिन 2 दफा ये एक्ट तो जरूर 2 दफा परफॉर्म किया गया। अच्छा चीमन साहब ये बताएं कि मुफ्ती साहब अब की बार क्यों बोले आपके ख्याल में, और आपके साथ उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बातें क्यों नहीं की, और आज वो टीवी पे आके और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो सामने आए हैं, तो आपका तज्जिया क्या कहता है कि वो क्यों सामने आ रहे हैं, किसके कहने पे आ रहे हैं? अच्छा, वैसे मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया कि वो किसके कहने पे आ रहे हैं। बाज़ का बंदा खुद भी आना चाहता है, लेकिन चूंकि एक इमरान खान के टाइम पर बहुत ज्यादा एक हरासमेंट और इस तरह के मामलात भी थे, तो ऐन मुमकिन है कि किसी ने समझाया हो कि आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और नहीं तो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, तो शायद ये वजह हो। लेकिन जो मुफ्ती साहब की एक बात का मैं मोतरफ हूँ, और वो ये है कि मुफ्ती साहब झूठ नहीं बोलते, एटलीस्ट मेरा ये तजर्बा है। क्योंकि जब रिहाम का जो मैंने रिहाम खान का मैंने हवाला दिया कि उनके भी 2 निकाह हुए थे, तो तब भी मैंने जब मुफ्ती साहब से पूछा कि जो कैमरों के सामने निकाह हुआ था, तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब ये निकाह तो पहले नहीं हो गया था। मुफ्ती साहब ने कोई इनकार नहीं किया था, तब भी उन्होंने कहा कि छोड़ें, अब एक मामला हो गया है, अभी ये आप दुआ करें कि इसमें को बेहतरी हो। उन्होंने इस तरह से जवाब दे दिया। ये मुफ्ती साहब वाला दूसरा मामला है जो जब हुआ था, तो तब भी मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने तरदीद नहीं की थी, वो कहते थे कि मैं इस इशू पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई इस मामले पर गलत बयानी तब भी नहीं। सच्चे तो बड़े हैं वो, उमर साहब ये दूसरों ने कहा पढ़ाते भी हैं और फिर छुपाते भी नहीं है, ये बात तो माननी। लेकिन एक और बात भी है उमर साहब, ये फसक और वैलिड निकाह के दरमियानी अरसा के की क्या कानूनी और शरई हैसियत होगी, इस पे आपने मुफ्ती साहब से सवाल जरूर कीजिएगा। ये तो आप मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं। पहले आपको इस मामले पर मुफ्ती साहब से लेना चाहिए, क्योंकि शरई मामला पर वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, या फिर इमरान खान साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो भी मजहब पे बड़ा अबूर रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया उमर चीवा साहब, आपने साफी प्रोग्राम में वक्त दिया। क्यों सदीकी साहब, एक बात मुझे मुफ्ती साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे एक बात पे हैरानी हुई कि वो इतने समझदार और माशाल्लाह मज़हब से जितना उनका शगफ है इतना शायद हम जैसों का नहीं होगा, मगर उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने पहली बार निकाह पढ़ाते वक्त इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाया कि भाई इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है, उनका मैंने सहेलियों से पूछ लिया था, इससे ज़्यादा मैं क्या करता। बड़ी ही एक बुनियादी सी बात है, कोई भी निकाह खां जब किसी ऐसी सिचुएशन में निकाह पढ़ाता है तो सबसे पहले वो पूछता है कि भाई आपके तलाक के दस्तावेजात जो हैं वो क्या किधर हैं, क्योंकि हर चीज़ कानूनी होती है ना, किसी के कहने पे तो नहीं आप वो कर देते।
और डाइवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उन पे तारीख लिखी होती है। वो उस तारीख से उनको क्लियरली अंदाज़ा हो जाता कि इद्दत की मुद्दत में है या नहीं है। आपने सिर्फ पूछ के, और फिर दूसरी बार भी मुझे यकीन है पूछ के उन्होंने कर दिया होगा, हाँ जी आप पूरी होगी, चलो अब करा दो। दूसरी बार भी पूछ के ही कर दिया होगा, दूसरी बार भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे होंगे। मेरे ख्याल में इस तरह का तो कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और जो निकाह खां हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, वो बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं। इमरान खान साहब पे तो चलें जो जिम्मेदारी आती है सो आती है कि उनको तो प्रैक्टिस है 2-2 निकाह करने की, लेकिन इनको भी अब हो गई है ना। मुफ्ती साहब खान का भी 2 दफा। मैं वही कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब जो हैं उनके ऊपर तो और भी बहुत सारी सवालात उठ सकते हैं मुफ्ती साहब के ऊपर कि मुफ्ती साहब आप क्यों खामोश रहे और अब आप क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो एक तासुर जाएगा, अब यही तासुर जाएगा कि जनाब शायद कहीं से इशारा हुआ तो उन्होंने जो है वो असल बातें खोलना शुरू कर दी। अब ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि मौलवी साहब जो हैं, मुफ्ती साहब, उनका कोई ज़मीर का बोझ हो और वो अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। और फिर वो ये भी कह रहे थे इंटरव्यू में कि पहली बार जब पूछा गया तो मैं इसलिए नहीं ये बात कर रहा था कि वो इमरान खान की एक प्राइवेट बात है, तो भाई अब प्राइवेट नहीं रही। अब क्या नई चीज क्या होगी है कि आप अचानक टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो खैर खान साहब, मुफ्ती साहब भी सुभान अल्लाह, अब क्या कहा जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद छोटे मियां, जी हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर चंद दूसरे अहम इश्यूज हैं जिन पे बात करनी है। वेलकम बैक टू सहाफ़ी प्रोग्राम। करीम सिद्दीकी साहब, लगता है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल तो पीटीआई वालों से आज नहीं मिले। तकरीबन 8 के करीब लोग गए थे बाकायदा पूरी तैयारी करके कि चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे देखें जी हम तो आपके कहने पे गए थे। लेकिन जैसे हमने पहले कहा वो तो उस वक्त की बात थी जब पंजाब हुकूमत भी थी और खैबर पख्तूनख्वा भी, मुलाकात नहीं हुई। मगर आज एक और मामला हुआ है जो खुफिया मरासला था, जिसके हवाले से इमरान खान ने कहा था कि हमारे सफ़ीर ने खुफिया मरासले में लिखा कि अमरीकी हुक्काम ने हमें धमकी लगाई कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ। तो उस मरासले के हवाले से कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उस मरासले की तहकीकात की जाए। उस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया था। उस एतराज़ के खिलाफ चैम्बर में अपील होती है जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज चैम्बर में सुनता है। तो सरदार तारिक मसूद जस्टिस जो हैं उन्होंने चैम्बर में रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ उन अपीलों की समाअत की और आज सरदार तारिक मसूद ने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये अपील नहीं सुन सकता, किसी और जज के सामने भेज दें। चीफ जस्टिस लगता ये है कि आप जो मरासले वाली बातें हैं और ये तमाम चीज़ें जो खान साहब भरते हैं अभी तक कर रहे हैं, तो अब अदलिया ने भी उनको सीरियस लेना छोड़ दिया। सच्ची बात है, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, नापसंदीदा शख्सियत करार दी। कोई वजह नहीं समझ आती। एग्जैक्टली, कोई वजह नहीं समझ आती। मेरे ख्याल में इसमें एक बात है कि ये जुल्फकार भुट्टो एडवोकेट हैं, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी दरखास्त थी और इन पर्सन थे और इसमें जो है वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही किया था। अगर आप और पीछे जाएं तो याद होगा आपको जब 5 रुकन लार्जर बेंच था जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में था और कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी और रूलिंग के तहत अदम एतमाद की तहरीक कल जो है वो ख़त्म करके और फिर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का एडवाइस दी थी और उस सारे फैसले को ओवरटर्न किया था। तो उस वक्त उसकी जो डिटेल जजमेंट आई है, उस वक्त भी ये साइफर का मामला ही था, वहाँ पे बात भी हुई थी, तो उसमें जो है बड़ी तफसील से लिखा हुआ है अदालत ने साइफर के मामले के ऊपर। 5 रुकनी बेंच जो है वो इसके ऊपर फाइंडिंग्स दे चुका है और यहाँ तक करार दे चुका है कि जिस वक्त ये साइफर आया उस वक्त जो है मसूफ की अपनी हुकूमत थी और उन्होंने क्यों इसकी इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात करना मुनासिब नहीं समझी थी और फिर उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ साजिश वाजिश का आंसर नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट तो एडजुडिकेट कर चुकी है मेरे ख्याल में इस मामले के ऊपर। मेरे ख्याल में ये वजह नहीं है। जज साहब जब कहते हैं कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, उसकी वजह जाती हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या ऑलरेडी वो कोई जजमेंट दे चुके होते हैं या माइंड बनाए होते हैं, वो समझते मुझे नहीं सुनना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि खान साहब के लिए अब बहुत सारे फोरम्स के नापसंदीदा शख्सियत करार दे दी, पर्सन नॉन ग्राटा हो रहा है, लाडले नहीं रहे। ये बात मेरे ख्याल में ऐसे ही हो सकती है। एक और मसला अभी तक तो ये चीज इशारे तो ऐसे हैं, लेकिन देखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सुर्ख लाइन लगाने वालों मैं मिटा के दिखाऊंगा। अब देखिए लाडला बनते भी देर नहीं लगती है हमारे मुल्क में, तो लाडले भी बड़ी अचानक ही बन जाते हैं। मेरा ख्याल है कि लाडले बच्चे को सबक सिखाने का फैसला हो गया शायद। बहरहाल अब एक और मामला, एक और
बच्चों का मामला है, बच्चियों का मामला है, पाकिस्तानी बच्चों का मामला है, अफ़गानिस्तान की ख़वातीन का बच्चियों का मामला है, उनकी जो तालीम है उस पर अफ़गान नई हुकूमत जो आई तालिबान की उसने पाबंदियाँ लगा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो तालीम साइंसी और सकाफ़ती इदारा यूनेस्को आज 24 जनवरी को जो है वो तालीम का आलमी दिन मना रहा है और यूनेस्को ने अब की बार जो है जो स्लोगन दिया है वो है लेट दी अफ़गान गर्ल्स लर्न, यानी अफ़गानिस्तान की जो बच्चियां हैं उनको तालीम हासिल करने दी जाए। और उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जो बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनकी तालीम पर पाबंदी है और वहाँ पे सिर्फ अफ़गान तालिबात ही मुतासर नहीं हो रही बल्कि जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से जो तालिबात गई थी बच्चियाँ पढ़ने के लिए उनकी तालीम भी मुतासर हुई है। और मेडिकल कॉलेजेस जो अफ़गानिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे दाखिले नहीं मिलते तो वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए थे, तो वहाँ पे भी उनको वापस आना पड़ा है। बड़ी तादाद में तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिबात हैं जो अफ़गानिस्तान में मेडिकल जो इदारे हैं वहाँ पे ज़ेर तालीम थी और अब उनको भी वापस भेज दिया गया है। अब वो मुतालबा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें वहाँ पे तालीम हमारी ख़त्म हो गई है तो हमें यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया जाए। एक तालिबा तो ऐसी है कि जो अपने फाइनल पेपर दे रही थी मेडिकल के अफ़गानिस्तान में और वहाँ पे उनको तालीम पे पाबंदी लग गई है। तो देखिए अफ़गान बच्चियाँ कुछ अपील कर रही हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वो क्या कह रही हैं। पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं जो अफ़गानिस्तान से वापस आई थी। जी, मेरा नाम इरम रुखान है और मैं केपी के ज़िला सवात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अफ़गानिस्तान में एमडी की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में न्यू गवर्नमेंट ने फ़ीमेल की एजुकेशन पर बैन लगा लिया है, जिसकी वजह से हम अपना तालीमी करियर अफ़गानिस्तान में जारी रखने से कासिर है। हमारा एजुकेशनल करियर कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया है, मुश्किल नहीं बल्कि बिल्कुल बर्बाद हो गया है। इसलिए हम पाकिस्तान में आकर अपनी हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर की जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एडजस्ट करें। हम गवर्नमेंट से सिर्फ पब्लिक सेक्टर सीट्स की अपील करते हैं क्योंकि प्राइवेट में हमारे लिए स्टडीज़ जारी रखना अफोर्डेबल नहीं था, इसी वजह से हमने अफगानिस्तान जाने का रिस्क लिया था। 105 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है, कैरियर ख़तरे में है और हम वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम अपनी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर एडजस्ट कर दे, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में क्यों ना हो, किसी भी सिटी में। अब जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो सारी दुनिया के जो इदारे हैं उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत यूनेस्को को मुखातिब करके ये ऐलान करे कि जो अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है उसके हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा और जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी बच्चियाँ वापस आई हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में ख़ुसूसी तौर पर अकोमोडेट किया जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।